यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने आज वो इस्लामाबाद में हैं और उन्होंने बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट किया है कि इस्लामाबाद जो है हमको कोई भी एमिनिशन जो है सप्लाई कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट रशिया। आज ये जो है इनकी मुलाकातें जो हैं इनके जो काउंटर पार्ट हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी उनके साथ हो रही थी। तो इन्होंने जो आज कहा है कि जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान हमको जो है सप्लाई कर रहा है एमिनिशन, ये बिल्कुल गलत है। हम जो है सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी कि मेरी बड़ी खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान यूक्रेन कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर हम बना सकें। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यूक्रेन का जो स्टैंस था फॉर सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी उसको सपोर्ट किया है। आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में पाकिस्तान ने बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंस रखा है और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि आप पीस की तरफ जाएं, पीस इनिशिएटिव्स के लिए हम हमेशा पाकिस्तान जो है आगे रहेगा और पाकिस्तान इसमें आपकी हेल्प भी करने की जरूरत है। बीबी जरदारी ने आज फिर इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं थ्रू एंगेजमेंट एंड डायलॉग। हमने हमेशा पीस इनिशिएटिव्स फॉर लास्टिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए जो है ख्वाहिश की है और उसी के ऊपर हम काम करेंगे। यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने उनकी भी तारीफ करते हुए कहा कि जो उनका प्रिंसिपल स्टैंस है ऑन ये जो अभी ये रेजोल्यूशन बीबी जरदारी साहब लेकर आए थे यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर इन जिनीवा कि जिसमें कि ये जो रिलीजियस बिगेटरी और हेट्रेड और वायलेंस है इसको खत्म किया जाए, तो उसमें यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो उसका भी इन्होंने फिर आज शुक्रिया अदा किया। ठीक है जी। नैब लाहौर ने जनाब नैब लाहौर हाँ जी आज उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हैं हमजा शहबाज उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट दे दिया और उनको एक्विट कर दिया है। ये केस इनके खिलाफ लाया गया था 2020 में और ना सिर्फ इनको बल्कि उन्होंने एक्विट कर दिया नुसरत साहिबा को जो कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, जवेरिया अली प्राइम मिनिस्टर की जो डॉटर हैं, मोहम्मद उस्मान, मसरूर अनवर, शोएब कमर, कासिम कयूम, राशिद करामत, अली अहमद, नज़ीर अहमद, ये सारे जो थे PMLN के लोग सारे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में अलेजली इन्वॉल्व थे, इन सब के खिलाफ जो रेफरेंस लाई थी नैब उन सब में इनको एक्विट किया है। आज जो है इन्होंने कोर्ट ने बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि नैब जो है वो अभी तक एविडेंसेस नहीं लेकर आ सका है हमारे पास, तो आपका जो इन्वेस्टिगेटर यूनिट है वो इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी नैब के इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने भी कहा जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जब कोई एविडेंस नहीं है तो हमारे पास कोई चार्जकार नहीं है, हम इनको एक्विट कर रहे हैं। अलबत्ता कोर्ट ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो दूसरी बेटी हैं राबिया इमरान, उसके लिए हम जो है अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर रहे हैं। ज़रा उन्होंने भी छूट ही जाना है जी। और जो हमारे नालायक लॉयर्स हैं वो तो कभी कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि किसने कितना पैसा खाया है। तो बस यही है, बस ये पैसे खाते रहेंगे इसी तरह, क्योंकि उनको पता है नालायक लोग बैठे हैं या कि उनको खुद के फायदे चाहिए, तो बस फिर ऐसे चलता रहेगा। 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट जज जो है उसने बेंच जो है उसने इमरान खान साहब को कहा है कि जुलाई 24 को वो हाजिर हुए कोर्ट के सामने इन अ केस रिलेटेड टू द मर्डर ऑफ सीनियर लॉयर अब्दुल रज़ाक शार इन क्वेटा। ये जो इमरान खान साहब थे इन्होंने फाइल किया था प्लीज सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इनके खिलाफ FIR लाई गई है इसको क्वाश किया जाए, क्योंकि उनको इनके मर्डर के लिए किया गया है, नाम इनका लिया गया है जिनकी के डेथ हो गई थी बाय शूटिंग ऑन जून 6। उन्होंने कहा जी मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन FIR जो रजिस्टर की थी वो इमरान खान और इनके दूसरे साथियों के खिलाफ ये जो एडवोकेट साहब थे इनके बेटे सिराज अहमद ने क्वेटा में डाली थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो हैं इसके अंदर जो है शामिल हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ जो हैं, उन्होंने भी डायरेक्टली इमरान खान साहब को रिस्पॉन्सिबल कहा था इस मर्डर के लिए। और उन्होंने कहा था जी कि ये सारा कुछ जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रीजन केस अगेंस्ट इमरान खान अंडर आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जस्टिस मज़हर अली नकवी ने फिर जो इनके लॉयर थे उनसे पूछा कि क्या इमरान खान साहब आ सकते हैं, तो लॉयर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हाँ जी खान साहब 1 घंटे में आ सकते हैं। बहरहाल फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है आ तो सकते हैं, लेकिन आप अभी चूंकि बहुत सारी चीज़ें और बात इसके ऊपर करना रहती है तो एविडेंसेस भी लेकर आएँ और फिर 24 को कोर्ट के सामने हाजिर हुए इमरान खान साहब। मतलब है 1 मोर केस अगेंस्ट हिम। ठीक है जी। तो आज ये कहते जी मैं नेक शरीफ हो गया हूँ और जी मैं आपके साथ दोस्ती बनाता हूँ, तुझी मेरे भरा हो, सारे केस 1 मिनट में इसके ख़त्म हो जाएंगे। हैं जी, ये गल है। चलो जी कोई बात नहीं। और लेकिन ये इतने कोई माशाल्लाह नादान किस्म के लोग हैं, अपने आप को बहुत तोप समझ रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये जितना उसको दबा रहे हैं उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अभी ये परसों भी एक सर्वे आया हुआ था, किसी इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया हुआ था, उन्होंने किया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर सारे जो लीडर्स हैं, क्योंकि सारे यूरोप में भी लोगों में बड़ी खलबली मची है कि भाई
ये आदमी कौन है कि जिसके पीछे सारा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पाकिस्तान में आके कोई सर्वे कराया, तो उन्होंने कहा जी लीडर्स की क्या जो है वो स्टैंडिंग है, उनकी पॉपुलैरिटी। नवाज शरीफ 1%, जरदारी 1%, शहबाज शरीफ 1%, इमरान खान 85%। तो इसी चीज़ का तो उनको डर है कि अगर हमने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराए तो ये फिर से जीत के आ जाएगा, 85% जीत जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए फ्री और फेयर हमने इलेक्शन कराने नहीं है, तो बस इसको जो है फंसाओ और इसको डिस्क्वालीफाई करो किसी तरह, ताकि ये जो है लड़ ना सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं ज़फर इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह इलेक्शन कराने के लिए, झूठे इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। नहीं, उन्होंने इनका झूठे, उन्होंने सिर्फ कहा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी कि ये इलेक्शंस हम अक्टूबर 11 को करा सकते हैं अगर कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी अगस्त 12 तक, और क्योंकि उस वक्त जो है 5 ईयर टर्म जो है नेशनल असेंबली की वो पूरी हो जाएगी। आपको पता ही है कि इससे पहले अगस्त 12, 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म हुई थी, और तब से लेके अब तक जो है 5 इयर्स जो है अगस्त 12 को पूरे हो जाएंगे, तो 5 साल के बाद ये जो है इलेक्शन इन्होंने कहा जी अब हम करा सकते हैं। लेकिन जो है पीटीआई की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, और फिर आपको पता ही है कि पीएमएलएन और जो बाकी की कोalition पार्टीज थी उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ साहब को बना के और एक जो है छोटे से पीरियड के लिए गवर्नमेंट रन की थी, जिसका कि अब टेन्योर पूरा हो जाएगा अगस्त 12 को। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम जो है एक केयर टेकर सेटअप जो है वो सेटअप करेंगे अगस्त में, और उसको जो है सारी जो पावर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे। और वैसे तो पीडीएम जो है उसके अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है कि उसको अपने नॉर्मल वक्त पे डिसॉल्व करना है नेशनल असेंबली को, या उस टर्म से थोड़ा पहले कर देना है। आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि अगर तो वो अपनी टर्म पूरा करता है तो फिर ये जो है 60 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे, और अगर जो है ये टर्म अपनी जो है जल्दी डिसॉल्व कर देते हैं, टर्म पूरी नहीं करता है, तो फिर 90 डेज दिए जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस कराने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द जो ए लाइज हैं पीडीएम में वो तो यही कहते हैं कि जी आप अपने टाइम पे ये करवाएं और 60 डेज उनको दें ईसीपी को। अलबत्ता जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उनकी हमने आपको खबर सुनाई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने एक टीवी के उसमें बोला था, शो के अंदर बोला था कि असेंबलीज को हम शायद जल्दी डिसॉल्व कर देंगे, और फिर शायद एक और भी खबर आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि शायद अगस्त 8 को हम कर देंगे 12 के बजाय। बहरहाल एनीवेज, तो अब जा रहे हैं ये इस तरफ कि जो है डिसॉल्व किया जाए नेशनल असेंबली को और नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। This portion of the news is brought to you by Dentistrial Mississauga. Dentistrial Mississauga, family cosmetic braces and implant dentistry close to your home. 150 Yellow Evans Boulevard or 65 Montpelier Street in Brampton. Both of them in Brampton. Dr. Nazia Rahman हमारी आपकी डेंटिस्ट। 9058721100 इनका फ़ोन नंबर है। ग्रिल एंड चेक दो लोकेशन है इनकी। पहली लोकेशन 15 Montpelier Street in Brampton. Second location 3525 Platinum Drive in Mississauga. लजीज एंड हेल्दी फूड के लिए ग्रिल एंड चेक। 9054560500 इनका फ़ोन नंबर है। सब पाकिस्तान के आम खाने हैं आपने, तो आम खाइए। और कहाँ से लेने जाएंगे आप? ये आप चले जाइए न्यू फातिमा ग्रोसर्स पे। न्यू फातिमा ग्रोसर्स पे पूरी नई पेटियाँ आई हुई हैं लजीज आम, चौसा एंड सिदड़ी के आम। पहुँच जाइए साहब न्यू फातिमा ग्रोसर्स पे। हलाल गोश्त, हलाल चिकन, पाकिस्तान हिंदुस्तान की ग्रोसरी करनी हो तो कादर भाई उनकी बेगम यहाँ पर होती हैं। 512 ब्रिस्टल एंड मैक्लॉगलन के कॉर्नर पर। 9058487000 इनका फ़ोन नंबर है जी। आज जो है अफसोस की खबर ये है पाकिस्तान में कि 3 पुलिसमैन जो हैं उनकी डेथ हुई है, और 7 जो और लोग हैं वो इंजर हुए हैं, क्योंकि बाड़ा बाज़ार में केपी के खैबर इलाके में एक ब्लास्ट हुआ है। और ये जो था पुलिस तहसील का जो ऑफिस था उसका कंपाउंड था। 2 सुसाइड अटैकर्स जो थे वो एंटर हो गए थे यहाँ पे तहसील पुलिस के ऑफिस के अंदर। एक जो था मेन गेट से और बाकी जो थे पिछले वाले गेट से आए थे। इन दोनों ने जो है पुलिस को जो है पुलिसमैन उनको गन डाउन करने की कोशिश की, तो इनको जिस वक्त पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की उसमें इनका जो फायर का एक्सचेंज हुआ उसमें 3 पुलिस वालों की डेथ हुई। इनके जो अब सैंपल्स हैं डीएनए के वो कलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसने जो है काफ़ी जो मेन ऑफिस की
की जो गेट है और बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाया है। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक प्रोब इसके ऊपर बिठाने की ज़रूरत है और बहुत इसको कंडेम किया अटैक को। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इसको डिनाउंस किया और उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा जी कि जो ज़ख्मी हैं उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी तारीफ़ की पुलिस फोर्स की। उन्होंने कहा ये टेररिस्ट थे और बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते थे, बहरहाल इनको जब रोका गया तो हमारे पुलिस वाले जो हैं जवान उनकी जाने गई। हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर के इलाके में जी बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ है और वो शर्मनाक वाकया ये हुआ कि काफ़ी बूढ़ी औरतें थी दो, उनको बिल्कुल नंगा करके जो है सारे शहर के अंदर परेड उनकी करवाई गई है। और ये जो थी इसमें जो आपको पता ही है मणिपुर के अंदर जो वायलेंस चल रही है उसके अंदर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त नोटिस लिया। जब उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं उन्होंने कहा है कि ये एब्सोल्युटली ये जो आप औरतें जो हैं इनको एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस यूज कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उन्होंने आज सेंटर को और मणिपुर की दोनों की गवर्नमेंट्स को कहा है कि फौरन इसके ऊपर स्टेप लिए जाएं कि बूढ़ी औरतों को बिल्कुल नंगा करके सारे बाजारों और शहरों के अंदर फिराना जो है इसकी बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं और ग्रोस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस जो हैं वो भी हैं। इसके ऊपर बात करते हुए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कहा है कि इसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने कहा है जी कि तमाम सस्पेक्ट जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको जल्द ही जो है अरेस्ट करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आज पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी इसके ऊपर जो है गम और गुस्सा है। पीटीआई की न्यूज़ है जी और ये पीटीआई इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके मुताबिक जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच जो है उसने आज एक पूरी लिस्ट शाया की है कि किस किस शहर में कितने कितने करप्ट लोग हैं और कितने क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर हैं। ये क्रिमिनल चार्जेस जो हैं पैसा खाने के ऊपर भी हो सकते हैं, औरतों का रेप भी इसमें शामिल है और भी बहुत सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल हैं। वो कहते हैं जी अराउंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 44% ऑफ इंडियन एमएलएज जो है इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और ये सारे केसेस इनके एफिडेविट्स जो जब ये कंटेस्ट करने लगते हैं इलेक्शंस तो उस तक में भी इंडिकेटेड होते हैं, फिर भी इनको इलेक्शन रन करने दिया जाता है। इन्होंने तकरीबन 4000 से ऊपर एमएलएज जो हैं उनका डाटा कलेक्ट किया था इन 28 स्टेट असेंबलीज और उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जो 4033 सर्विंग एमएलएज हैं और 28 असेंबलीज में और 2 यूनियन टेरिटोरीज में वो सारे इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। 1136 और 28% जो है वो बहुत सीरियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं जिसके के अंदर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है वो शामिल है। केरला के अंदर इस तरह के 95 हैं आउट ऑफ 135 एमएलएज विच कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ their government MLAs। 161 of 242 MLAs हैं जो कि 67% बनाते हैं इन बिहार। 44 of 70 MLAs which makes 63% in Delhi। 175 of 287 MLAs which makes 62% in Maharashtra। 72 of 118 MLAs which makes 61% in Telangana। 134 of 124 MLAs 60% in Tamil Nadu। इसके अलावा 155 of 403 MLAs जो कि बनाते हैं 38% ऑफ ऑल MLAs इन यूपी। 114 MLAs जो हैं उनके क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं जिसके के अंदर रेप चार्जेस और भी हरासमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इनके पास बेतहाशा एसेट्स हैं। इनके अंदर जो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के जो हैं MPs हैं उनके जो एसेट्स हैं वो 100 करोड़ रुपए को टच कर रहे हैं और इसके अंदर जो हैं तकरीबन वो कहते हैं जी 88 यानी कि 2% बिलियनर्स जो हैं उनके पास है ये 100 करोड़ ये जो MLAs हैं। और वो कहते हैं जी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इस तरह के बिलियनर्स जो हैं कर्नाटका के अंदर हैं 32 of 223 एंड महाराष्ट्र और बाकी जगहों के ऊपर भी बेशुमार बिलियनर्स हैं जिनकी के जो एसेट्स हैं दे आर वर्थ 100 करोड़। तो वो कहते हैं जी कि ये एक तो किस तरह से इन्होंने ये पैसे कमाए हैं इसके ऊपर आज आवाज़ उठाई गई है और फिर जो है ये कैसे क्राइम्स होने के बावजूद जो है ये उसमें बैठे हुए हैं असेंबलीज में। तो इसके ऊपर आज बहुत शोर मचा। अच्छा जी, सलमा हायक 56 ईयर्स एज उनकी है और उन्होंने तो आज हैरान ही कर दिया। एक टीवी शो में, एक पॉडकास्ट में वो बैठी हुई थी और ये पॉडकास्ट वो कर रही थी कैली पिपा के साथ
तो इसका नाम है इस पॉडकास्ट का लेट्स टॉक ऑफ कैमरा। तो इसके अंदर पिपा ने कहा कि जो खुद भी 52 ईयर्स की हैं कि तुम जो है इंतहाई खूबसूरत लगती हो और तुम्हारी लुक्स बड़ी अमेजिंग है, तो तुम बोटॉक्स तो नहीं यूज़ करती हो? तो सलमा हायक ने कहा कि नहीं, मैं बोटॉक्स नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे बड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं और मेरे बॉडी के बड़े इश्यूज़ हैं, तो मैंने एक बड़ी अजीब किस्म की मेडिटेशन डेवलप की है और वो मेडिटेशन जो है रिफ्लेक्ट करती है मेरे फेस पे। हालांकि वो यूजुअल मेडिटेशन नहीं है जिसमें कि आप म्यूज़िक है और साइलेंस है या कुछ और है, बल्कि वो बड़ी डिफरेंट है। तो वो उन्होंने अब बताई नहीं कि वो क्या है, बहरहाल उन्होंने कहा जी मैं मेडिटेशन करती हूँ। हालांकि वो कहती हैं जी मेरे हस्बैंड जो हैं फ्रैंकोआ हेनरी पिनॉल, उनको ये पसंद नहीं है और वो ना ही बिलीव करते हैं इस बात पे कि जो है मेरी लुक्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन है और बोटॉक्स की वजह से नहीं है। जीजी हदीद जो हैं जी, उनको रिपोर्टेडली अरेस्ट किया है फॉर मैरिजुआना पोजेशन, जबकि ये वकेशन पे थी केमन आइलैंड्स के साथ में और इनके साथ इनकी दोस्त लिया निकोल मैककार्थी भी थी। इन दोनों के जब लगेज को स्कैन किया ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट के ऊपर, जब ये वहाँ पहुँची तो जीजी जो कि 28 ईयर्स की हैं और इनकी फ्रेंड लिया जो 29 ईयर्स की हैं, उनके सामान पे सस्पिशन जब उनको हुआ तो उन्होंने खोला तो उसमें से इनको ना सिर्फ गांजा मिला बल्कि वो यूटेंसिल्स भी मिले जिसके के अंदर ये ड्रग कंज्यूम होती है। तो इन दोनों को जो है प्रिजनर डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था और इन दोनों ने प्लीड किया था गिल्टी, लेकिन इनको फिर $1000 के ऊपर छोड़ दिया गया है और इनको ये भी इनके जो खिलाफ जो होनी थी कन्विक्शन उसको भी फिर इन्होंने अवॉइड किया है। तो बहरहाल इस खबर ने काफ़ी शोर मचाया है जी उसकी एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बहरहाल ये लड़कियां जो हैं मोस्टली, नॉट दैट आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दीज टू गर्ल्स, बट काफ़ी ये आती है न्यूज़ कि ये जो लड़कियां हैं ना जो शोबिज़ में पतला रहने के लिए मैरिजुआना स्मोक करती हैं। बिल्कुल कि हम पतला रहे, डिफरेंट ड्रग्स। हाँ जी, हाँ जी। स्पेनिश कोर्ट जो है जी उसने अब जो ये कोलंबियन म्यूजिक सुपरस्टार हैं शकीरा एंड शी इज़ ऑल्सो 46 माजिद भाई, शी डजंट लुक 46 एनीवेज। अच्छा, उनके खिलाफ जो है अब एक नई प्रोब खोली है सेक्स फ्रॉड, टैक्स फ्रॉड के लिए वेरी सॉरी, टैक्स फ्रॉड के लिए जी खोली है। अच्छा, इनको जो है इन्होंने लास्ट ईयर इनको अब जो ये ईयर एंड है उसमें इनको कहा गया है कि भाई यू विल स्टैंड ट्रायल, क्योंकि अभी तक आपने टैक्सेस नहीं पे किए हैं वर्थ $16.3 मिलियन जो कि आपने जो अपनी कमाई की थी, जो अर्न किए थे बिटवीन 2012 से 2014 और उसके ऊपर आपका इतना टैक्स बनता था। कोर्ट जो है इन एस प्लूजेस डी लोब्रिगे नियर बार्सिलोना, उन्होंने कहा है कि जी ये जो है इनके ऊपर 2 केसेस हैं टैक्स फ्रॉड के, तो जो चले आ रहे हैं 2018 से, जिसके के ऊपर इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ये अपने कुछ काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो इनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने अभी तक इनको गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है और हम जो है इस चीज़ को उनकी एब्सेंस में देखेंगे। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि अगर इन्होंने ये ना दिए तो 8 ईयर्स की इनको सेंटेंस हो सकती है और फाइन जो है और भी डबल हो सकता है, 26.9 मिलियन का हो सकता है अगर इन्होंने टैक्सेस अपने पे ना किए। तो अब जनाब पता चलेगा कि क्या होता है। और जनाब आपको हमने बताया ही था कि सऊद शकील जो है उन्होंने डबल टन बनाया था, यानी कि 200 से ज़्यादा थोड़े से रन बनाए थे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में ये जो फर्स्ट ODI मैच चल रहा था उसके अंदर। तो उसकी वजह से फर्स्ट इनिंग में जो इन्होंने इतना ज़बरदस्त स्कोर किया तो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को बीट कर सका है पहले टेस्ट में 4 विकेट से एट गाले, और नाउ पाकिस्तान इज़ लीडिंग 1-0। पाकिस्तान ने आपको बताया ही था हमने कि इन्होंने जब अपना रन चेज रिज्यूम किया था 131 पे तो 48 for 3 इनके हो गए थे, बैक टू बैक इनकी विकेट्स गिर गई थी। फिर बाबर आजम और इमामुल हक जो थे वो क्रीज पे रहे, लेकिन आजम जो है वो भी आउट हो गए 24 पे 28 बॉल्स पे, प्रबत जसूरिया की बॉल पे, और शकील जो थे फिर वो वहाँ पे थे नहीं। तो जो है इमाम जो थे फिर उन्होंने अपनी अनबीटन 50 खेली। जसूरिया जो थे वो उन्होंने 2 जो टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन थे पाकिस्तान के उनकी विकेट्स ली, अब्दुल्ला शफीक फॉर 8, शान मसूद फॉर 7। नाइट वॉचमैन नुमान अली जो थे वो रन आउट हो गए, बहुत ही अगर आपने देखा होगा सुसाइडल रन था जो वो लेने की, सेकंड रन था जो लेने की कोशिश कर रहे थे। श्रीलंका जो थी उसको डिसमिस इन्होंने किया था 279 पे इन सेकंड इनिंग ऑन डे 4, और फिर अबरार अहमद और नुमान अली ने 3 विकेट्स ली थी और शाहीन शाह आफरीदी और आगा सलमान ने भी 2 ली थी। बहरहाल इन्होंने जो इनिंग्स के लिए उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट टेस्ट जीत सका है। ईरान जो है जी वो जो सेंट्रल एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप्स हो रही थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान
उज़्बेकिस्तान को फाइनल में हराया है 3-2 से। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में ये मैचेस हो रहे थे, तो ईरान जो है वो अब उसने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सिल्वर इसके अंदर जो है वो जीता, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें टीम अभी जो है वो यंगस्टर्स की है, काफ़ी यंग बच्चे हैं और थोड़े इनएक्सपीरियंस भी हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इनका। तो अब जो है पाकिस्तान अंडर 16 टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी एशियन जूनियर चैंपियनशिप में, और कोचेस का कहना है कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी पाकिस्तानी बच्चों का अच्छा प्रदर्शन होगा, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और जनाब आज तो ट्विटर अगर आपने देखा हो तो बहुत ही ट्विटर सड़ा हुआ बैठा हुआ था। अच्छा जी, ट्विटर सड़ा हुआ क्यों बैठा हुआ था, उसकी वजह यह है कि अब हम आपको वो वीडियो यहाँ पे दिखा नहीं सकते। आईसीसी वालों ने एक वीडियो लेकर आए हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, और उसके अंदर दुनिया जहान की वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि ओहो इस दफ़ा का जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होएगा उसमें ये होएगा वो होएगा। उसको जो है वो दिखाया, उसके अंदर शाहरुख खान साहब वो उसका जो है प्रोमो कर रहे हैं, लेकिन लोग सड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर जो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है वो इस वीडियो में से मिसिंग क्यों है, यानी नंबर 1 जो है बंदा ओडीआई का, उसी को आपने इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाई है। ये सारी वीडियो लीड कर रहे हैं शाहरुख खान साहब, और इसके अंदर और हर तरह का बंदा दिखा रहे हैं। जमीमा रॉड्रिक्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर कैप्टन इयोन मॉर्गन दिखा रहे हैं, जॉन्टी रोड्स दिखा रहे हैं, शुभमन गिल दिखा रहे हैं, और भी बेशुमार। और इसके अलावा पाकिस्तानी जनता और इसलिए भी सड़ी हुई थी कि ना सिर्फ इन्होंने बाबर आजम को नहीं दिखाया बल्कि और तमाम झंडे भी दिखाए, पाकिस्तान का झंडा इसके अंदर नहीं दिखाया। हाँ, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द, जाहिर है कि टीम्स जो इसमें खेल रही है, और नंबर 1 बैट्समैन जो है वो बाबर आजम है, ना पाकिस्तान का झंडा है, ना पाकिस्तान का क्या वो दुनिया क्रिकेट का ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर है वो भी नहीं है। तो लोगों ने आज सारों ने इसको कहा कि ये तो जो है ये आईसीसी का प्रोमोशन नहीं लग रहा, ये बीसीसीआई का प्रोमो लग रहा है, और ये इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का प्रोमो लग रहा है। कुछ ने जो है बहुत बैश किया, और उन्होंने कहा जी कि रेनिंग नंबर 1 जो है वो बैट्समैन इसके अंदर नहीं है, विच शोज जॉरिंग बायस। कुछ लोगों ने कहा ओ वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त आपने ये बनाया है, लेकिन जो नंबर 1 प्लेयर है वो कहाँ पे। काफ़ी बैशिंग बहरहाल आज सारा दिन ट्विटर पे चलती रही। तो आज ट्विटर जो है इसके ऊपर काफ़ी खफा था, ये जो आईसीसी का आया है नया वर्ल्ड कप का प्रोमो। और जनाब आपको पता ही है कि 2 कंट्रीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो अब करवा रहे हैं विमेन वर्ल्ड कप सॉकर का, फीफा का। तो आज बहुत ही अफसोस का वाकया ये हुआ कि ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में इससे पहले के जो पहला मैच था वो शुरू होता तो वहां पे हो गई शूटिंग, और शूटिंग इंसिडेंट में 2 लोगों की चली गई जान और 4 लोग हो गए बहुत ज़्यादा ज़ख्मी। इसमें जो मेयर ऑफ ऑकलैंड थे वेन ब्राउन, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस सेंसलेस वायलेंस के ऊपर बड़ा जो है वो अफसोस का इजहार किया, और रेजिडेंट्स को कहा कि आप घरों में रहें, बिला वजह ना फिरें। तो लोगों ने कहा जी घरों में क्या रहें, आज तो पहला मैच हो रहा है और वो भी न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है, ऑकलैंड में ही हो रहा है, तो हमारी टीम ही खेल रही है ओपनिंग मैच, तो हम कैसे घरों में बैठे रहेंगे। बहरहाल जी यहाँ पे फिर वो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो संभालने की कोशिश की, और जो है अब वो कह रहे हैं जी कि सिटी के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे जो शूटर था उसकी जो है वो मोटिवेशन क्या थी, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस ने साइट के ऊपर ही जो शूटर था उसको भी मार दिया था। तो ये वहाँ पे काफ़ी खलबली आज सुबह के वक्त जो है वो मची, इससे पहले कि मैच शुरू होता। लेकिन जनाब मैच जो था फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का वो फिर शुरू हुआ, और पहला मैच जो था वो न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच में था, और न्यूजीलैंड जो है उसने नॉर्वे को 1-0 से हराया, और यहाँ पे बेशुमार लोग आए हुए थे, कोई 42,000 के करीब जो है सपोर्टर्स आए हुए थे ईडन पार्क में ऑकलैंड में। और इसके अलावा जो को होस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया, उसने हराया जी आयरलैंड को 1-0 से। और हमारे कनाडा का जो मुकाबला है वो नाइजीरिया के साथ आज रात 10:30 बजे है। वेरी टफ मैच, वेरी टफ मैच, वेरी टफ मैच, यस।